गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का सीएससी क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है। इसके पहली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर देख सकते हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले क्लास में आपको बताया जा चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को कम्प्लीटली समझने के लिए आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स का आइडिया होना चाहिए। आपको कुछ ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो किसी भी रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए उतना ही आवश्यक है जितना किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके बेसिक टर्म्स आने चाहिए। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? जैसा कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। These माइक्रो पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। जब कोई दो एटम्स पास पास आते हैं जैसे कि यहां पर दो एटम्स लेते हैं, एटम ए एटम बी। एटम्स के आउटर एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब दो एटम्स पास पास आएंगे तो इस एटम का इलेक्ट्रॉन इस एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट होगा और एक प्रकार का स्पेसिफिक फोर्स क्रिएट करेगा। यह स्पेसिफिक फोर्स दोनों एटम्स को बाइंड अप करने के लिए अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य होता है। तो कोई भी दो एटम्स एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों के इंटरैक्शन के कारण जुड़े होते हैं। इस इंटरैक्शन को हम परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इन लाइनों को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध क्या होते हैं? ए केमिकल बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ स्पेसिफिक फोर्स which bind up and two atoms in a molecule। तो कोई भी दो परमाणु आपस में एक विशेष प्रकार के आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं जिन्हें हम रासायनिक बंध कहते हैं। इस रासायनिक बंध को हम एक सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड है तो बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस और डॉट के द्वारा यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर दो बॉन्ड हैं तो एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन जिसमें से दोनों परमाणु के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो दो बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के द्वारा और दो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के द्वारा। सिमिलरली यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ए के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन और सी के द्वारा भी 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किसी भी परमाणु के द्वारा इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है तो इस प्रकार बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब बात आती है कि एक निश्चित संख्या में ही इलेक्ट्रॉन क्यों बंध के निर्माण में भाग लेते हैं। चूंकि हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम चार्ज ट्रांसफर कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी कह सकते हैं। तो जो बातें अभी आपको क्लास में बताई जाएगी ये रिएक्शन और उसकी क्रियाविधि को समझने के लिए जरूरी है। आपने नाम सुना होगा संयोजकता।
संयोजकता। वैलेंसी। किसी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह उसकी वैलेंसी कहलाती है। किसी परमाणु के वाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जितना कि वो अयुग्मित होते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है, इस बेसिस पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। जो आपको बताया गया है आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। सेकेंड है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। यह आपका कोवैलेंट बॉन्ड है जिसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह आपका आयनिक बॉन्ड है जिसे हम सहसंयोजक बंध जो इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। दूसरा आपका आयनिक बंध, ये ऐसे यौगिकों में पाए जाते हैं जिनके परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 1.5 से अधिक होता है। ऐसे यौगिक जिनके परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.5 से अधिक होता है, ऐसे यौगिकों में पाए जाने वाले बंध को आयनिक बंध या वैद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट। थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हिंदी में उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे ए और बी। यहाँ पर बंध निर्माण के लिए आवश्यक दोनों इलेक्ट्रॉन जब किसी एक परमाणु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा प्रदान किए गए? ए के द्वारा। तो ए अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? बी को।
तो ऐसे बंध को हम उपसात संयोजक बंध कहते हैं, जिसे हम एक तीर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड पे फोकस करना है, तो हम देखते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसका निर्माण कैसे होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक, जो 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। जो एस ऑर्बिटल होता है ये गोलाकार होते हैं, जो पी ऑर्बिटल होता है ये आपके डंबल शेप में होते हैं, डमरू के आकार के। जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये डबल डंबल शेप होता है, और जो एफ ऑर्बिटल होते हैं इसे हम बोर्ड पर शो नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के चारों ओर, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल is a three-dimensional space around the nucleus in which the probability of electron is maximum are called atomic orbitals. There are 4 types on the basis of their orientation, shape and size. किसी परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, परमाणु कक्षक कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस ऑर्बिटल आपका गोलाकार होता है, पी डमरू के आकार का होता है, और डी आपका द्विडमरू के आकार का होता है। जब ये ऑर्बिटल्स एक लाइन पर मिलते हैं, जैसे यहां पर हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं और पी ऑर्बिटल्स, ये आप देख रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स का इतना पार्ट एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। दूसरी तरफ यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 2 एस ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। इसे हम एसएस ओवरलैपिंग कहेंगे, इसे हम एसपी ओवरलैपिंग कहेंगे, और इसे हम पीपी ओवरलैपिंग कहेंगे। इतना ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पार्ट है। इसी ओवरलैपिंग पार्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ऑर्बिटलों के मध्य एक अक्ष पर अतिव्यापन होता है, द ओवरलैपिंग ऑफ एन ऑर्बिटल्स along the axis are called axial overlapping। और इस प्रकार बने बंध को हम सिग्मा बंध कहते हैं। सिग्मा बंध, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अक्ष पर अधिक होती है, इस कारण ये मोर स्टेबल होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं, जो जल्दी नहीं टूटते। और दूसरा है आपका पाई बंध। पाई बंध केवल पीपी ऑर्बिटलों के लेटरल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनते हैं। अभी आपको बताया गया पी ऑर्बिटल डमरू के आकार के होते हैं। तो पीपी ऑर्बिटल जब आपस में
लेटरल साइड से ओवरलैप करते हैं। पार्श्वीय अतिव्यापन जब होता है तो यहां पर हम देखेंगे जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0 है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। इस कारण ये अत्यधिक अपक्रियाशील होते हैं। बिल्कुल उल्टा, ये कम अपक्रियाशील होते हैं, ये अधिक अपक्रियाशील होते हैं। ये अधिक अस्थायी होते हैं और ये अधिक अस्थायी होते हैं और ये कम अस्थायी होते हैं। तो दोनों ऑर्बिटल में पहले कौन टूटेगा, जो कम अस्थायी है, जो अधिक अपक्रियाशील है, पी ऑर्बिटल्स। आपको पहली क्लास में बताया गया था कि जो पाई बंध होते हैं जब टूटते हैं तो कितने सिग्मा बंध बनते हैं, 2 सिग्मा बंध। और जब सिग्मा बंध मिलते हैं 2 सिग्मा बंध तो एक पाई बंध का निर्माण होता है। ये कैसे, हम यहीं पर देख लेते हैं। पी ऑर्बिटल्स में 2 लोब होते हैं और इसी लोब में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे पी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर 2 लोब खाली हो जाएंगे। इसी 2 लोब में और इलेक्ट्रॉन आकर एक पाई से 2 सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। पी ऑर्बिटलों की पार्श्वीय यानी कि किनारे से लोब वाला एरिया जब ओवरलैप करता है तो इस प्रकार बने बंध को हम पाई बंध कहते हैं। जबकि सिग्मा बंध आपके 3 प्रकार के होते हैं, SS, SP और PP। तो अभी आपने देखा ऑर्बिटलों के मध्य अतिव्यापन कैसे होता है, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध तो 3 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक, वैद्युत सहसंयोजक और उपसहसंयोजक। लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है, इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पर फोकस करेंगे, जिसका फार्मूला होता है C6H6। कार्बन की संख्या 6 है, प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, C6H6। ये सभी कार्बन एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर एक षष्ठकोणीय चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 1। तो यहां पर कार्बन के हम 4 बॉन्ड को दिखाते हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। कार्बन के 4 बॉन्ड दिखाए गए हैं। सभी कार्बन से हम एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, जो आपका सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जहां पर सिंगल बॉन्ड होते हैं वहां पर सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एस फॉर सिंगल और एस फॉर सिग्मा बॉन्ड। और बाकी ये डबल या ट्रिपल होते हैं वहां पे पाई बॉन्ड होता है। तो यहां पर कोई डबल या ट्रिपल नहीं है, सब सिंगल है, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड।
और जब दो सिग्मा मिलते हैं तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहां पर ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, दो सिग्मा मिलेंगे तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। सेम वे यहां भी दो सिग्मा मिलेंगे, एक पाई का निर्माण होगा। यहां भी दो सिग्मा मिलेंगे और एक पाई का निर्माण होगा। इस प्रकार ये बेंजीन का स्ट्रक्चर एक रिंग में तैयार होता है, जिसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? 3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3, 1, 2 और। तो बेंजीन की संरचना में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। इस संरचना में प्रत्येक परमाणु के मध्य रासायनिक बंधों को दिखाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हम इसके रेखीय संरचना की बात करते हैं। तो रेखीय संरचना में केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाया जाता है। तो यहां पर हम नंबर निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। रासायनिक बंध केवल कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच ही दिखाए जाते हैं। बाकी हाइड्रोजन वाले रासायनिक बंधों को हम रेखीय संरचना में नहीं दिखाते हैं। रेखीय संरचना में किसी भी परमाणु को नहीं दिखाएंगे, समूहों को छोड़कर, क्योंकि समूह यौगिक को एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, जो बताते हैं कि उस पदार्थ का गुण क्या है, प्रॉपर्टीज। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक रेखीय संरचना जिसमें केवल रेखाओं को, रासायनिक बंधों को रेखा के द्वारा दिखाते हैं, जिसमें केवल कार्बन कार्बन बंधों को दिखाया गया है। कितने पाई बॉन्ड हैं? 3। और इस प्रकार ये बेंजीन की रेखीय संरचना तैयार होती है, जिसमें केवल कार्बन कार्बन के बंधों को दिखाया गया है। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं, और ये लाइनियर स्ट्रक्चर। तो बेंजीन की जो संरचना होती है वो कोप्लेनर होती है। कोप्लेनर का मतलब सभी कार्बन एक ही तल में पाए जाते हैं। जैसे इसको हम बोर्ड पे रख सकते हैं, तो सभी कार्बन इस बोर्ड के प्लेन को टच करेंगे। तो इसकी संरचना कैसी होती है? कोप्लेनर। कितने कार्बन है? 6। तो जो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इस रिंग स्ट्रक्चर को हम हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल 6 मेंबर्ड, यहां पर कार्बन को मेंबर बोला गया है, 6 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक रिंग। कितने साइकिल हैं, कितने चक्र हैं बेंजीन की संरचना में? 1। तो इसे हम मोनोसाइक्लिक। और इस रिंग में, इस चक्र के निर्माण में प्रत्येक परमाणु कार्बन का है, तो इसे हम होमोसाइक्लिक बोलेंगे। होमोसाइक्लिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जानकारी से पहले आपको बेंजीन के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, चूंकि आपकी टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड।
इसके बाद हम जानेंगे रेजोनेंस इन बेंजीन। बेंजीन आपका 6 मेंबर्ड होमोसाइक्लिक कोप्लेनर एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं। चूंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जहां जहां हम बॉन्ड को ले जाएंगे वहां कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो उस परमाणु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। जबकि इसके रेस्पेक्टिव परमाणु पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब यहां पर चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर हम पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस करेंगे। ये बॉन्ड जब बगल वाले कार्बन पे ट्रांसफर होगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा। जबकि दूसरे कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हमें दूसरी संरचना प्राप्त होगी। यहां पर निगेटिव आएगा और यहां पर पॉजिटिव आएगा। बाकी को हम उसी प्रकार दिखाएंगे। इसके बाद क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो वह परमाणु अब क्रियाशील होता है, अस्थायी होता है। वो इलेक्ट्रॉन को लेकर या इलेक्ट्रॉन को देकर अस्थायी होना चाहता है। तो यहां पर क्या होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है वह परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने से दूर करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? इधर। इधर तो इसको पाई बॉन्ड मिलेंगे नहीं, ये इधर आएगा जहां इसको क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन पर क्या करेगा? अटैक करेगा। इस प्रकार यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस कार्बन पर उपस्थित पाई बॉन्ड अपने बगल वाले कार्बन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और हमें दूसरी संरचना मिलेगी। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर आया है तो यहां पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। बाकी को हम सेम दिखा देंगे। देन सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस कार्बन से जुड़े हुए जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये बगल वाले कार्बन की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे और हमें अगली संरचना प्राप्त होगी। सेम वे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर इस कार्बन पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ट्रांसफर होंगे और कहाँ जाएंगे? जहाँ पर इसको पाई बॉन्ड मिलेंगे या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा? इस कार्बन की ओर। और इस प्रकार हमें अगली संरचना प्राप्त होगी। और इस प्रकार इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण, उसके स्थानांतरण के कारण
बेंजीन एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम रेजोनेंस, अनुनाद कहते हैं। इसको अभी हम रेजोनेंस थ्योरी के रूप में लाएंगे। तुम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन में जो पाइबंध होते हैं, ये पाइबंध अपना स्थान बदलते रहते हैं। पाइबंध अपना स्थान बदलते रहते हैं और इस प्रकार बेंजीन एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन मैक्सिमम हो जाएगी, जैसा भी आपने ऊपर देखा। फिर यहाँ का पाई बॉन्ड अपने बगल वाले कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा। सेम वे फिर कार्बन का पाई बॉन्ड दूसरे कार्बन को ट्रांसफर हो जाएगा, चक्रीय चक्र के रूप में, और हमें बेंजीन की दूसरी संरचना प्राप्त होगी। ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बेंजीन को हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर को हम सामूहिक रूप से रिंग स्ट्रक्चर के रूप में दिखाते हैं। जब तीनों पाई बॉन्ड, चूंकि पाई बॉन्ड हैं जो पीपी ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बने हैं, तो अस्थायी होंगे और अस्थायी होने के कारण ये एक स्थान पर नहीं रुकते, अपक्रिया के दौरान अपना स्थान बदलते रहते हैं और इस प्रकार इसकी एक से अधिक संरचना बनती है। सभी संरचनाओं को मिलाकर सामूहिक रूप से हम एक चक्रीय संरचना के रूप में दिखाते हैं, जिसे हम बेंजीन की अनुनादिक संरचना कहते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन C6 या 6। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम सेंटर में दिखाते हैं। वैसे आप शीघ्रता से इस तरीके से स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। 6 मेंबर्ड कार्बन को दिखाएंगे और उसके भीतर एक रिंग को दिखाएंगे। इस प्रकार आपने देखा कि यहां पर कैसे पाई बॉन्ड के स्थानांतरण के कारण बेंजीन की एक से अधिक संरचनाएं बन रही हैं। सभी संरचनाओं को सामूहिक रूप से हमने क्या नाम दिया है? बेंजीन की अनुनादिक संरचना। तो अपक्रिया के दौरान बेंजीन को हम किस रूप में दिखाएंगे? चक्रीय संरचना के रूप में। इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होते हैं ये आपके नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। और जब इसी कार्बन से कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक या विद्युत धनात्मक परमाणु जुड़ा होता है, जैसे हम यहाँ पर कोई धातु ले सकते हैं या हैलोजन परिवार के तत्व में से किसी को ले लेते हैं, तो वो इस कार्बन परमाणु पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं या अपने से दूर रिपेल करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के माइग्रेशन को हम एरो के द्वारा दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है? राइट टू लेफ्ट।
तो जब इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन किसी कार्बन की ओर अधिक होता है तो ऐसे कार्बन को हम डेल प्लस या डेल माइनस के द्वारा दिखाते हैं। डेल बताता है कि जो आवेश है ये पूरा पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, अंशतः ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्शियली है, अंशतः ऋणात्मक आवेश है, और यहाँ पर अंशतः धनात्मक आवेश है। पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पूरा पूरा माइनस और प्लस हो जाएगा तो बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है नॉन पोलर होता है, और जब इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई कम विद्युत ऋणात्मक या अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा होता है तो वो आपका पोलर हो जाता है। तो ध्रुवीय यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का जो अंशतः स्थानांतरण होता है इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन, और चौथा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच सिंगल है तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अंशतः किसी परमाणु की ओर या किसी परमाणु से दूर होता है तो ऐसे प्रभाव को हम प्रेरकीय प्रभाव कहते हैं। द पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम या टूवर्ड्स द एटम आर कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं? जब किसी यौगिक में कार्बन परमाणु से कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में मेटल होते हैं, धातु होते हैं, धातु में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, तो ये धातु जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा
तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो किधर आएगा, कार्बन की ओर आएगा, कार्बन चेन की ओर बढ़ेगा। यही इलेक्ट्रॉन जब कार्बन की ओर बढ़ेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और यही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जब और कार्बन की ओर बढ़ेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अधिक हो जाएगी। तो जो धातु होते हैं जब किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़े होते हैं तो वो यौगिक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ऐसे समूह को प्लस आई समूह कहते हैं और इस प्रभाव को प्लस आई प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि आप ले सकते हैं एल्किल समूह में CH3 C2H5 मेथिल एथिल, लोन पेयर वाले यौगिक लोन पेयर वाले आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि NH2 और भी जितने इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन से रिच होते हैं। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेंगे तो जिससे जुड़े होंगे उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होगा और इस प्रकार उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, जब कार्बन चेन से कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जुड़ा होता है, इसमें हम हैलोजन ले सकते हैं, 7th वर्ग का जो तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर यह हैलोजन चूंकि इनका अष्टक अपूर्ण होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। बिल्कुल इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो इस पर निगेटिव हो जाएगा और जबकि इन पे सब पे पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल, हैलोजन परिवार में आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन पुअर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अभी आपको इस पे कुछ क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में जैसे हम एल्डिहाइड कह सकते हैं, एल्डिहाइड समूह में आपका CHO, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा ऑक्सीजन की ओर तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा ना, आपका कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, व्हेन हम कह सकते हैं व्हेन bonded electron displace away from द ग्रुप में आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स मेथिल, एथिल, एमीन ये सब हो सकते हैं। व्हेन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, अवे फ्रॉम द ग्रुप,
समूहों से दूर। वहीं दूसरी तरफ माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, व्हेन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, व्हेन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन displace towards the group, towards the group are called minus I effect। क्वेश्चन में हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन से समूह होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल समूह। इस कार्बोक्सिलिक समूह से हम प्लस आई समूह जोड़ देते हैं, जैसे कि मेथिल CH3। अब मेथिल समूह क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन की ओर क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब प्लस आई समूह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो किधर आएगा, कार्बन की ओर आएगा, कार्बन से फिर ऑक्सीजन की ओर आएगा। अब इस प्रकार ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। जैसे हम ऐसे देखते हैं नॉर्मली केस में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो ऑक्सीजन साझी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और इस प्रकार यह हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। तो जिसमें जितनी आसानी से हाइड्रोजन त्यागने की क्षमता होती है, द टेंडेंसी ऑफ कंपाउंड्स टू रिलीज प्रोटॉन आर कॉल्ड देयर एसिडिटी। तो जिस कंपाउंड में जितनी आसानी से हाइड्रोजन त्यागने की क्षमता होती है वह उसकी अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। तो कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीजन की ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये साझी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। जब हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो इसको हम हाइड्रोजन प्लस या फिर प्रोटॉन कह सकते हैं। वही जब हम इससे कोई प्लस आई समूह जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को उसके विपरीत दिशा में धकेलता है। इस प्रकार कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, कार्बन से यही इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका एसिटिक एसिड है, इसलिए एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन को रिलीज करने की क्षमता कम होती है। हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। Formic acid is a stronger acid than acetic acid.
वाई। यहाँ का कार्बोक्सिलिक समूह दिखाया गया है। फॉर्मिक एसिड में कार्बोक्सिलिक समूह से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जबकि एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक समूह से आपका प्लस आई समूह जुड़ा होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिस कारण कार्बन और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की इसे जरूरत नहीं है। और इस दशा में एसिटिक एसिड हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज नहीं कर पाता। इस कारण इसकी अम्लीयता फॉर्मिक एसिड की अपेक्षा कम होती है। यहाँ का फॉर्मिक एसिड है, इसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेट आयन। आपका एसिटिक एसिड है तो इसे क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन। तो ये आपका प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट था। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा था रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, तो इसके पहले अभी आपने रेजोनेंस की टॉपिक देखी थी। द मूविंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, द मूविंग ऑफ, हम ऐसे कह सकते हैं, द फिनोमिनन ऑफ, फिनोमिनन मीन्स प्रोसेस, द फिनोमिनन ऑफ द मूविंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ध्यान है, सिग्मा बॉन्ड नहीं, सिग्मा अस्थायी होता है, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। द प्रोसेस फिनोमिनन ऑफ द मूविंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन by which the compound is formed in more than one structure, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द फिनोमिनन ऑफ द मूविंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय विच, वह प्रक्रिया जिसमें पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का क्या हो, स्थानांतरण हो, मूविंग हो, वो आपस में मूव करें एक दूसरे कार्बन की ओर। मूविंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय विच, जिसके द्वारा द कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन मोर देन वन स्ट्रक्चर, उस यौगिक की एक से अधिक संरचना बने। जैसे भी आपने देखा था अनुनाद में क्या होता है, एक से अधिक स्ट्रक्चर बनते हैं। यहां पर आप चेंज भी कर सकते हैं, बाय विच द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, द प्रॉपर्टी, द property, the properties of compound is described by more than one structure are called resonance.
and the structure formed in this phenomenon are called resonating structure। हाँ, थोड़ी लंबी हो गई डेफिनेशन, इसको हम शॉर्ट में कर देते हैं। इतने को मूविंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इतने के लिए आपका एक वर्ड है। इतने के लिए आपका एक वर्ड है, डी लोकेलाइजेशन। Delocalization of pi bonded electron। Due to the delocalization of pi bonded electron, more than one structure are represented। The property of compound are called resonance। Due to the delocalization, लाइजेशन मिस होता है प्रोसेस, लोकेलाइजेशन मिस होता है लोकेशन, लोकेशन मिस होता है स्थान। किसी कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड का स्थान होता है, वह स्थान डिलीट होकर दूसरा स्थान प्राप्त कर ले, इसी को हम कहते हैं डीलोकेलाइजेशन, जिसे अभी हमने दिखा था मूविंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन in which जिसमें मोर देन वन स्ट्रक्चर, एक से अधिक संरचना प्रदर्शित हो, मोर देन वन स्ट्रक्चर आर रिप्रेजेंटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, यानी कि जितने भी संरचनाएं बन रहे हैं वो उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस क्लास में आपके लिए इतना ही। इसके के आगे की जो टॉपिक है, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को समझने के लिए बेहद ही आवश्यक है, तो इसके बाद वाली क्लास आप देखना मत भूलिएगा। थैंक्स टू ऑल।